हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर की हिंदी की कक्षा में पिछली कक्षाओं में हमने पढ़ा गद्य एवं पद्य के अंशों का शुद्ध उच्चारण। तो इसके अंतर्गत शुद्ध उच्चारण के उद्देश्य, उच्चारण संबंधी जो अशुद्धियां होती हैं उसके कारण पढ़े। आज बात करते हैं उच्चारण संबंधी दोष एवं उनका निवारण। उच्चारण संबंधी दोष एवं उनका निवारण के अंतर्गत देखते हैं, छात्रों द्वारा उच्चारण संबंधी निम्नलिखित दोष पाए जाते हैं, अतः दोषों के निवारण हेतु प्रशिक्षक को विशेष रूप से सजग रहना चाहिए। कहने का अर्थ यह है कि प्राथमिक स्तर और उच्च प्राथमिक स्तर पर बच्चों में उच्चारण संबंधी दोष बहुत अधिक पाए जाते हैं, अतः शिक्षक को चाहिए कि बहुत सजगता पूर्वक हिंदी की कक्षा में बच्चों के उच्चारण संबंधी दोष को समझे, जाने और उसमें जो भी उच्चारण संबंधी दोष हो रहे हैं उनका निवारण जरूर करें। प्रायः बच्चे निम्नलिखित उच्चारण संबंधी दोष करते हैं जो आसानी से देखे जा सकते हैं। तो पहला है छोटी और बड़ी, ह्रस्व ई और दीर्घ ई के उच्चारण में अशुद्धियाँ, जैसे इमली को ईमली बोल देना, ईख को इख कह देना, या इसी प्रकार एक शब्द है ऋषि, ऋषि को ऋषि बोल देना। आ छोटा और बड़ा के उच्चारण में भी अशुद्धि कर देते हैं, आशीष को आशीष बोलना। इस प्रकार के प्रायः उच्चारण देखने में आते हैं। तो अध्यापक को ये चाहिए कि इनका बार बार बच्चों से कक्षा में उच्चारण करवाए। छोटी और छोटा या बड़ा और बड़ी का उच्चारण उसको समझाते हुए उच्चारित करवाए, ताकि बच्चे इनके उच्चारण में अशुद्धियों का निवारण कर सके। दूसरा है अय का अय उच्चारित करना। प्रायः देखा गया है कि बच्चे अय की मात्रा को अय की मात्रा कहते हैं, अतः इसके उच्चारण के दोष को निवारण के लिए अध्यापक को चाहिए कि अय की मात्रा का उच्चारण या इससे बने शब्दों का उच्चारण बच्चों से कक्षा में जरूर करवाए। पैसा को पैसा बोल देना। अगला है क्षा को छा उच्चारित करना। प्रायः देखा जाता है कि बच्चे क्षा क्षत्री वाला जो होता है उसको छा उच्चारित करते हैं, जैसे कक्षा को कच्छा बोलना। इसी प्रकार और भी जो शब्द हैं उनके उच्चारण में अशुद्धियां करते हैं। टा और ठा के उच्चारण में भूल करना, जैसे चिट्ठी को चिट्ठी बोलना। टा यद्यपि इसमें आधा हलंत वाला है, किंतु फिर भी उस टा का उच्चारण न करते हुए सीधे ठा का उच्चारण कर देना। मिठाई को मिटाई कह देना, या मिट्टी को मिट्टी बोलना। इस प्रकार के उच्चारण दोष प्रायः पाए जाते हैं। अगला है अड़ा और अढ़ा के उच्चारण में दोष। ढा और डा ये दो अक्षर होते हैं, इन्हीं में यदि नीचे बिंदु लगा दिया जाए तो वो डा अड़ा हो जाता है और ढा अड़ा हो जाता है। पढ़ाई, उड़ा, इस प्रकार के जो शब्द लिखे होते हैं उनमें ढा के नीचे बिंदु लगाते हैं, अड़ा के नीचे बिंदु लगाते हैं। तो इनके उच्चारण में भी बच्चे प्रायः गलत उच्चारित करते हैं, अतः अध्यापक को इन्हें भी समझाना चाहिए। अगला है अणा और अड़ा का उच्चारण। जैसे गणेश एक शब्द होता है, वैसे इसको बोलना चाहिए गणेश, किंतु बच्चे प्रायः गणेश बोलते हैं। तो इनके उच्चारण में भी प्रायः अध्यापक को सजग रहते हुए इनका शुद्ध उच्चारण बच्चों से करवाना चाहिए। वा और बा के उच्चारण में भी भ्रम की स्थिति रहती है। वकील को वकील कह देना, बकरी को बकरी कह देना, ये प्रायः सामान्य तौर पर कई बार देखा जाता है। तो इनके उच्चारण के लिए भी अध्यापक को प्रयास करना चाहिए ताकि बच्चे शुद्ध उच्चारण सीख सकें। सर्वाधिक उच्चारण दोष पाया जाता है शा, शा और सा के उच्चारण में। ये सबसे ज़्यादा पाया जाता है, अतः अध्यापक को इनका जो लेखन है उसके साथ साथ इनके अलग अलग उच्चारण को भी बताना चाहिए। जैसे शा शलजम वाला, इसका उच्चारण होता है शा से शलजम।
शा षटकोण मूर्धा वाला, तो शा का उच्चारण बच्चे भी सा कर देते हैं, जबकि इसका उच्चारण होता है शा। इसी प्रकार सा सरौता वाला जो लिखते हैं वो उसका उच्चारण तो ठीक होता है, किंतु प्रायः देखा जाता है कि बच्चे शा को सा और शा को सा ही कहते हैं। कभी कभी बच्चे सा का उच्चारण शा शालजम वाला कर देते हैं। इसमें भी अध्यापक को सजग रह के इसके उच्चारण दोष का निवारण करना है। एक उच्चारण दोष और भी प्रायः पाया जाता है, अगला है द्या। दा आधा हलंत वाला और या, इस जैसे विद्या लिखते हैं तो ये उच्चारण दोष प्रायः इसलिए भी हो सकता है क्योंकि इसमें बच्चे वो जो विद्या वाला दा और या मिला करके लिखा जाता है उसको धा पढ़ देते हैं, इसलिए बच्चे विद्या को विद्या पढ़ते हैं, कोई कोई विधा पढ़ देता है। तो इसके उच्चारण के लिए अध्यापक को चाहिए कि ये उच्चारण करवाने से पहले बच्चों को ये बताए कि इसमें कौन कौन से अक्षर हैं और उनका उच्चारण क्या क्या है। अतः विद्या दा और या मिला करके जो अक्षर बनता है उसका उच्चारण द्या ही सही है, जबकि बच्चे उसको ध्या बोल देते हैं। अगला उच्चारण ज्ञा का, यदि संयुक्त व्यंजन है ज्ञा, इसका उच्चारण इसलिए भी गलत होता है, जैसे ज्ञान लिखते हैं जबकि ये संयुक्ताक्षर का निर्माण होता है जा आदि व्यंजन, जा हलंत वाला और इया, इसका शुद्ध उच्चारण होता है ज्ञान। किंतु प्रायः ये देखा जाता है कि ज्ञा अपने स्वरूप से भिन्न उच्चरित होता है, ज्ञान लोग कहते हैं, जबकि होना क्या चाहिए, ज्ञान होना चाहिए। तो अध्यापक को संयुक्त व्यंजन में किन किन व्यंजनों का संयोग होता है ये समझाते हुए इसके शुद्ध उच्चारण का प्रयास करवाना चाहिए। अगला है री, जो स्वर है ऋषि वाला, इसका भी उच्चारण बच्चे प्रायः री या रा के रूप में करते हैं। जैसे गृह होता है घर वाला, ये पृथ्वी शब्द होता है, उसमें री की मात्रा लगती है, जिसको बच्चे प्रायः गृह को ग्रह और पृथ्वी को पृथ्वी बोलते हैं। ये उच्चारण दोष प्रायः पाया जाता है, तो अध्यापक को चाहिए कि इन उच्चारण दोषों को, सामान्य तौर पर ये उच्चारण दोष पाए जाते हैं, इन उच्चारण दोषों को कक्षा शिक्षण के समय उच्चारण अभ्यास के द्वारा ठीक करवाया जा सकता है, उच्चारण अभ्यास द्वारा दूर किया जा सकता है। और सबसे ज़रूरी बात यह है कि प्रारंभिक स्तर पर ही ये सुधार अपेक्षित है। अतः गद्य एवं पद्य के शिक्षण के समय भी इन उच्चारण अभ्यास द्वारा उच्चारण अशुद्धियों को दूर किया जा सकता है। तो ये आज तीसरा लेसन आपका, तीसरा पाठ आज आपका गद्य एवं पद्य के अंशों का शुद्ध उच्चारण करना समाप्त होता है। कल की कक्षा में आप सबको चौथे लेसन के अंतर्गत, चौथे पाठ के अंतर्गत स्वतंत्र अभिव्यक्ति पढ़ेंगे। स्वतंत्र अभिव्यक्ति दो तरह से, हम अपने विचारों को दो तरह से सामने वाले तक पहुंचा सकते हैं, या तो लिखित रूप में या फिर मौखिक रूप से। तो अतः चौथा पाठ है, उसका नाम है स्वतंत्र अभिव्यक्ति, मौखिक एवं लिखित। इसकी चर्चा कल करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।